प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब जिसको हम लोग रियल इमेज बोलते हैं। दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब जिसको हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं। अब वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं उसका डिफिनेशन जानते हैं। ठीक है, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण अगर दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलता है, ठीक है, रियल में, तो उसे हम लोग उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे प्राप्त किया जाता है क्योंकि यह वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। अब बात करते हैं आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो कहेंगे किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, वास्तव में मिलती नहीं है, सिर्फ आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया सकता है। ठीक है, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया सकता है, यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है इसलिए। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की क्या विशेषता है। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की क्या विशेषता है, तो कहेंगे समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की निम्नलिखित विशेषता है। पहला क्या है उसको हम बताते हैं आपको। पहला विशेषता है आपका प्रतिबिंब दर्पण से पीछे बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब दर्पण से पीछे बनता है। दूसरा है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, जो प्रतिबिंब का साइज होगा वही वस्तु का साइज होगा। तीसरा होगा कि प्रतिबिंब वस्तु से अपेक्षा सीधा बनता है, प्रतिबिंब जो है वस्तु के अपेक्षा सीधा बनता है। चौथा है कि प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक रूप से कहने का मतलब क्या है, जैसे आप जब आईने में देखिएगा तो जब अपना दायां हाथ उठाना प्रतीत कीजिएगा तो उसमें बायां हाथ दिखाई प्रतीत होगा, बायां हाथ उठा दीजिएगा तो ऐसा प्रतीत होगा कि दायां हाथ, जैसे आप दायां कान को छुइएगा तो लगेगा कि बायां कान को छू रहे हैं, है कि ना, उस इमेज में दिखाई देता है। तो इसको हम पार्श्विक परिवर्तन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, पार्श्विक परिवर्तन। तो प्रतिबिंब जो होता है वह पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। क्या होता है, पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पांचवा है कि प्रतिबिंब आभासी होता है। क्या होता है, प्रतिबिंब आभासी होता है, और प्रतिबिंब आभासी है तो इसे पर्दे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सिर्फ वास्तविक प्रतिबिंब को ही पर्दे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, छठी पॉइंट है कि प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे रहती है। ठीक है, तो यह मुख्य रूप से 6 समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं हैं। आगे हम बात करें गोली दर्पण किसे कहते हैं, तो कहेंगे गोली दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी प्रवर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होती है। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी प्रवर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। गोलीय दर्पण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पहला होता है उत्तल दर्पण, दूसरा होता है अवतल दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। पहला उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। अब उत्तल दर्पण क्या होता है, तो कहेंगे वह दर्पण जिसका कलई भीतर की तरफ किया गया, मतलब वैसा दर्पण जिसका भीतर की तरफ कलई किया गया है उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करेंगे जो बाहर की तरफ कलई किया गया है, मतलब जिस दर्पण में बाहर की तरफ रचित हो, बाहर की तरफ कलई किया गया हो, उसे अवतल दर्पण कहेंगे। ठीक है, और जिस दर्पण में अंदर की तरफ यानी भीतर की तरफ कलई किया गया हो उसे उत्तल दर्पण कहेंगे। अब बात करते हैं कि अवतल दर्पण का क्या उपयोग है, उत्तल दर्पण का क्या उपयोग है। तो अवतल दर्पण, चूंकि अवतल दर्पण किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए अवतल दर्पण का मुख्य रूप से उपयोग पहला हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, यानी हजामत काम के लिए किया जाता है। ठीक है, दूसरा कि अवतल दर्पण का उपयोग रोगियों के कान, नाक, गले आदि की जांच करने के लिए डॉक्टर जो है अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तीसरा कि गाड़ियों के हेडलाइट, सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और चौथा, इसको ऊर्जागिरी भंडारों में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का मुख्य रूप से उपयोग गाड़ियों के, वाहनों के साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर जो यानी पीछे देखने के आईने के रूप में किया जाता है। ठीक है, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य निम्नलिखित है, जैसे कि आप ध्रुव किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, या प्रधान अक्ष किसे कहते हैं। तो ध्रुव की हम कहेंगे ध्रुव किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, यानी इसको पोल बोला जाता है। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र किसे कहता है, तो गोलीय दर्पण जिस गोले के एक भाग होती है उसका केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। उस गोले के केंद्र को, गोलीय दर्पण जिस गोले के एक भाग होती है उसके केंद्र को, यानी उस गोले के केंद्र को उसकी वक्रता केंद्र कहते हैं। और गोलीय दर्पण जिस गोले के एक भाग होती है उसकी त्रिज्या को, वक्रता त्रिज्या को, की त्रिज्या को उसकी वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, और मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष इसको हम प्रधान अक्ष बोलते हैं, यानी प्रिंसिपल एक्सिस या मेन एक्सिस कहेंगे। गोलीय दर्पण के ध्रुव से उसकी वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को, ठीक है, हम मुख्य अक्ष कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव से उसकी वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का ध्रुव मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। मेरा टॉपिक है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। आपका ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन
अति लघुत्तरीय प्रश्न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कहता है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। यानी किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। हम मुख्य रूप से वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से सूचित करते हैं, फोकस दूरी को एफ से सूचित करते हैं। तो एफ जो होता है वह आर के आधा होता है, यानी एफ इजकल टू आर बाई 2 होगा, ठीक है। यानी स्मॉल एफ इजकल टू कैपिटल आर बाई 2 लिखेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि गोलीय दर्पण की वस्तु दूरी यू, प्रतिबिंब दूरी भी और उसकी फोकस दूरी एफ में क्या संबंध है, ठीक है। गोलीय दर्पण की वस्तु दूरी यू, प्रतिबिंब दूरी भी और उसकी फोकस दूरी एफ में क्या संबंध है, तो कहेंगे गोलीय दर्पण की वस्तु दूरी यू, प्रतिबिंब दूरी भी और फोकस दूरी एफ के बीच एक संबंध को द्वारा एक सूत्र द्वारा स्थापित किया जाता है, जिसे हम दर्पण सूत्र कहते हैं। और दर्पण सूत्र बराबर होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा कि दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यानी 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक है मेरा कि आवर्धन किसे कहते हैं। आवर्धन किसे कहते हैं, आवर्धन को परिभाषित करें। और यह आपका 2 नंबर का प्रश्न है एग्जाम के लिए, ठीक है। आवर्धन किसे कहते हैं, तो कहेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को संकेत में एम द्वारा सूचित किया जाता है। एम इजकल टू होता है अगर किसी वस्तु का ऊंचाई h माना जाए, उसके प्रतिबिंब को ऊंचाई एच माना जाए, तो m इजकल टू एच डैश बटा एच होगा, या m इजकल टू माइनस भी बटा ई होता है, यानी एच डैश बटा एच इजकल टू माइनस भी बटा ई होता है दर्पण के लिए, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ कि वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।